बातचीत हम करने जा रहे हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार से राज्यसभा के सांसद हैं और पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज भी कहने के लिए बिहार प्रदेश का अध्यक्ष कोई और है, लेकिन बिहार कांग्रेस का कमान अखिलेश जी के हाथ में ही है। बिहार की राजनीति कौन सी करवट बदल रही है अखिलेश जी आज के समय में? बिहार परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। जो स्थिति वहाँ बनी है, बिहार को जो लगातार सपने दिखाए जा रहे थे, सपने नीचे जा रहे थे, उससे लोगों का भ्रम टूटा है और आज स्थिति बनी है कि जब भी चुनाव हो जाए वहाँ महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बने। अखिलेश जी, आप एक वरिष्ठ नेता हैं। राज्य में, देश में और दुनिया में सपने ही हमेशा बिकते हैं। हर देश की जनता, हर राज्य की जनता सपने से मूर्ख बनती है और जनता उनको ही चुनती है जो उनको ड्रीम बेचने में कामयाब होते हैं, चाहे वो केजरीवाल हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों। सपनों के सौदागर हैं और ये सरकार बनाते हैं। तो बिहार में आपको नहीं लग रहा है कि आज जो सपनों का तिजारत हो रहा है वो तिजारत हकीकत में बदलेगा? नहीं, देखिए, बिहार के आप खुद रहने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक बिहार वाज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन द कंट्री। पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट एक दो स्टेट ही ऐसा है जिससे कंपेयर किया जा सकता था। पब्लिक सेक्टर में बोकारो का आपने देखा है, वहाँ हटिया का कारखाना आपने देखा होगा, सिंदरी का कारखाना आपने देखा होगा। फिर जितनी सिंचाई परियोजनाएं थी, जो नहर निकले, जितने इंस्टीट्यूट थे, चाहे जायसवाल इंस्टीट्यूट हो, जगजीवन बाबू के नाम पर इंस्टीट्यूट हो, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट हो, तो सब कुछ बेहतर था। उसी बिहार में अभी चीनी उद्योग को बढ़ावा देने की बात हमेशा जब चुनाव आता है तो प्रधानमंत्री जी करते हैं, मुख्यमंत्री जी करते हैं। लेकिन मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ उसमें बिहार देश में नंबर 2 स्टेट था और बिहार 27% चीनी नेशनल किटी को देने का काम करता था, जो आज घट के 2% से भी नीचे चला गया। तो कैसे सपने बिकेंगे? मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो नहीं बिकेंगे अब बिहार में। बिहार, और केवल मैं यही बात नहीं कह रहा हूँ, आप देखिए ना, बगल में नीति आयोग है। नीति आयोग की रिपोर्ट आप मंगा के देख लीजिए। पिछले तिमाही का जो रिपोर्ट है उसमें उद्योग धंधा लगाने में बिहार 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर, स्वास्थ्य सेवा में बिहार 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर। शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र हुआ करता था जब नालंदा विश्वविद्यालय था बिहार में, तो दुनिया भर के छात्र वहाँ पढ़ने जाते थे। अब छात्रों का अगर किसी एक स्टेट से सबसे ज़्यादा प्लान हो रहा है, जो थोड़ा भी वेल ऑफ है और अफोर्ड करने वाली फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे प्राइमरी शिक्षा से ही स्कूलों में पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। उच्च शिक्षा की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। तो वो भी शिक्षा में भी 28 बड़े राज्यों में हम 28वें स्थान पर खिसक के चले गए हैं। तो एक स्टेट जहाँ जूट इंडस्ट्री हुआ करता था, रोहतास इंडस्ट्री जैसा इंडस्ट्री हुआ करता था डेहरी ऑन सोन पर, जपला सीमेंट फैक्ट्री थी, और प्रायः सभी बिहार के ज़िलों में एक शुगर मिल या एक से 3-4 शुगर मिल, जैसे आप चले जाइए वेस्ट चंपारण में तो ज़्यादा शुगर मिल थी, ईस्ट चंपारण में ज़्यादा शुगर मिल थी, गोपालगंज सिवान में ज़्यादा शुगर मिलें थी, जहाँ के आप रहने वाले हैं। तो आज सब चीनी मिलों के चिमनी से धुआं निकलना बंद हो गया। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सार्वजनिक रैलियों में कह रहे हैं कि ये देखिए, ये है नया बिहार। जो लोग कपड़ा नहीं पहनना जानते थे, कैसे खूबसूरत कपड़े पहन के रैलियों में आ रहे हैं। इनके पैरों में चप्पल नहीं होता था, जूते पहन के घूम रहे हैं। बिहार की सड़कें चमचमा रही हैं। बिहार में 24 घंटा बिजली है, 24 घंटा पानी मिल रहा है। बिहार में नीतीश बाबू के हिसाब से बहार है और आप कह रहे हैं कि कंगाली छाई हुई है। अनिल जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं जिस नीति आयोग का हवाला दिया, उनको तो जो कहना है कहेंगे। प्रधानमंत्री जी को जो जिस स्टेट में चुनाव होता है वहाँ बड़ी बड़ी बातें कहेंगे जाके। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने 2015 में मोतिहारी चीनी मिल के सामने भाषण देते हुए ये नहीं कहा था कि अगली बार मैं जब आऊँगा तो इस बंद चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकलेगा और इसी चीनी मिल के चीनी के आपके साथ बैठ के चाय पीऊँगा? तो वो तो नहीं पिए, वो तो कहीं और किसी चीनी मिल के चीनी से चाय पी रहे होंगे।
डॉक्टर साहब, लेकिन वहाँ के लोग बिहार में और बिहार के इस चुनाव में एक जो नई बात दिख रही है कि वहाँ के तमाम पार्टियां अपने स्थानीय नेतृत्व को दबा दी हैं और बिहार के राजनीति में दिल्ली से गए नेता दबदबा कायम कर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी का चेहरा हो, चाहे बीजेपी में नरेंद्र मोदी का चेहरा हो, चाहे अन्य पार्टी में प्रशांत किशोर का हो। ये तीन चेहरे वहाँ के राजनीति में डोमिनेंट दिख रहे हैं। हमें आपके अलावा कांग्रेस में कोई चेहरा नजर नहीं आता है, अगर है तो आप जरा बताएं, और जो मैं कह रहा हूं उसमें क्या यथार्थ नहीं है? देखिए, जो सही में नेता होगा उसको कोई दबा नहीं सकता है। दबाने की बहुत कोशिश हुई। लालू जी वहाँ के स्थानीय बड़े लीडर हैं, बड़े जनाधार वाले लीडर हैं, उनको जेल में भेजा गया, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन आज घर बैठे हैं, फिर भी वो नेता हैं, वहाँ के सबसे बड़ा जनाधार वाले नेता है। तो नेता को दबा कैसे दिया जाएगा? कितना कोई भी चला है। अब ट्रम्प ही क्यों नहीं वहाँ चले हैं? जो लोकल नेता होगा, लोगों के बीच काम करने वाला होगा, लोगों के सुख दुख का भागीदार होगा, उसको कोई दबा नहीं सकता। डॉक्टर साहब, भ्रष्टाचार की बात तो बिहार में की न जाए। जैसा लालू जी हैं वैसा ही बीजेपी है, वैसे ही सम्राट चौधरी हैं, वैसे ही बाकी नेता हैं। सब पे कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है। भ्रष्टाचार पे तो चुनाव कहीं होता नहीं है, ठीक है, वो तो हर जगह हर पॉलिटिकल पार्टी में जितना गड्ढा खोदेंगे उतना भ्रष्टाचार मिलेगा। लेकिन अब ये बताएं कि आपने लालू जी का नाम लिया, आपके पार्टी के साथ गठबंधन है, क्या आप लोगों ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर तय कर लिया है कि आपकी पार्टी 72 सीट पर चुनाव लड़ रही है, उससे ज़्यादा सीट मांग रहे हैं आप लोग? तो ये आपको थोड़ी बताएंगे, लेकिन मोटा मोटी सीटों का बंटवारा आपस में हुआ समझा जाए। तो संख्या रिवील नहीं करना चाहते हैं? संख्या अभी क्यों रिवील करेंगे, जब तो सभी गठबंधन दलों के नेता कल 2 दिन में नोटिफिकेशन आने वाला है इलेक्शन कमीशन का। अभी तो एनडीए ने भी नहीं रिवील किया है, और अगर रिवील किया है आपको तो हमको भी बता दीजिए। तो ऐसा लग रहा है कि एनडीए ने परिस्थिति साफ कर दी है कि ज़्यादा सीट पे नीतीश बाबू लड़ेंगे, कुछ कम सीट पे बीजेपी लड़ेगी, उसी हिसाब से 20 पे चिराग लड़ेंगे, 5-10 पे आपके जो बाकी लोग बचे हुए हैं वो लड़ेंगे। एक मोटा मोटी एनडीए का खाका बाजार में आ चुका है जो चल रहा है। हम भी बता सकते हैं। हाँ, तो सीटों पर आप उसके बाद कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, उसके बाद लेफ्ट लड़ेगा, उसके बाद वीआईपी लड़ेगा। ये बोलने में क्या जाता? तो क्या आप आश्वस्त हैं कि इस चुनाव में आपका गठबंधन, महागठबंधन, कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन इस बार चुनाव जीत रहा है? 2/3 बहुमत से जीत रहा है। क्या बिहार आकलन है? वाला परिणाम देने वाला है जी, और यहीं से भारतीय जनता पार्टी के विदाई का रास्ता तय हो जाए। डॉक्टर साहब, पिछले इतिहास में नीतीश बाबू पिछले 20-25 साल से जो मुख्यमंत्री रहे हैं उसमें उनको जिताने में सबसे ज़्यादा योगदान महिलाओं का रहा है। एक मुश्त वोट महिलाओं का नीतीश बाबू को पड़ता था। इधर प्रधानमंत्री ने एक केंद्रीय योजना के तहत जो 10,000 रुपया महिलाओं को दिया है, क्या वो वोट अब बीजेपी को शिफ्ट हो रहा है? क्या ये वोट का समीकरण ये 10,000 बदलने वाला है? चुनाव के समय जब 2-4 दिन, 1 सप्ताह के अंदर जो घोषणाएं की जाती हैं, उसका मतलब बिहार का लोग तो कम से कम अच्छी तरह समझता है। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 20 साल में महिलाओं के लिए कोई काम ही नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, 250% अपराध बढ़े हैं, जिसको ये लोग जंगल राज कहते थे, उससे अगर कंपेयर करिएगा तो 250% महिला अपराध की संख्या बढ़ी है। 300 से ज़्यादा, 1,07,000, मुझे याद है ये फिगर 2005 में जहाँ अपराध था वहाँ 3,47,000 हो गए। तो 300 गुना से ज़्यादा अपराध बढ़े हैं। अकेले इनके रिजिम में 17 साल के रिजिम में 53,147 हत्याएं हुई हैं, जो उत्तर प्रदेश के बाद नंबर 2 है बिहार, और राम राज्य की बात हो रही है। तो ये सब जनता के सामने है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बीजेपी और एनडीए सरकार नैरेटिव पेश करती है कि लालू जी का जो जंगल राज था वो मुख्यमंत्री के आवास से चलता था, फिरौती मुख्यमंत्री के आवास से निकाली जाती थी, जिसके परिणाम जनता को भुगतने पड़े और खासकर आरजेडी को भुगतना पड़ा। ये नैरेटिव आज भी लोगों में ये दहशत कायम है। ये आज भी इस दहशत की वजह से जो वहाँ का फॉरवर्ड सेक्शन है, वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, ये महागठबंधन से दूर भागे हैं, जो आज भी अलग हैं। नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ,
और आप जो बात कर रहे हैं वो 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। 2005 के बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो इस बार वोटर होगा, तो वो तो नहीं देखा कि क्या हुकूमत था लालू जी के रिजिम में, और जिस तरह से सामाजिक न्याय में नीचे तबके के लोगों को ताकत मिली वो शायद किसी सरकार ने नहीं किया होगा। अभी आपने जैसे महिलाओं की बात की, शराबबंदी की बात की, तो शराबबंदी है क्या बिहार में? कहीं भी जो चाहता है वहीं शराब उपलब्ध है। तो कहने के लिए शराबबंदी है, महिलाओं को आकर्षित करने के लिए, महिलाओं का वोट लेने के लिए ये सब कुछ इस सरकार ने घोषणा किया, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर आप देखेंगे तो कोई शराबबंदी नहीं है बिहार में। एक मौलिक तौर पे कांग्रेस पार्टी किन किन मुद्दों को लेके चुनाव में आ रही है? एक मैनिफेस्टो कमेटी वगैरह भी बनी होगी जो मैनिफेस्टो बनाएंगे। आपको लग रहा है कि पलायन हो गया, बेरोजगारी हो गई, भूखमरी हो गई, दरिद्रता हो गया, इस पे कांग्रेस का फोकस रहेगा? कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करती रही है पब्लिक इश्यूज को लेकर। जैसे स्मार्ट मीटर लगा था, स्मार्ट मीटर के खिलाफ भारी आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने भिन्न भिन्न जिलों में किया। हम लोग 200 यूनिट फ्री बिजली का बात करते थे, जिसको आपने देखा होगा कि 125 यूनिट उनको भी फ्री करना पड़ा। अभी उन्होंने घोषणा की जी, या कई तरह की घोषणाएं की। तो ये सब कांग्रेस के इश्यूज थे। कांग्रेस बेरोजगारी को लेकर, पलायन को लेकर, आपको मालूम होगा कि यूथ कांग्रेस और NSUI के लोगों ने यात्रा निकाली थी, जिसमें सभी लोग चले थे। भिन्न भिन्न जिलों से गुजरता हुआ करीब 20-22 जिला होके वो पटना में उसका समापन हुआ था। फिर किसानों का इशू बड़ा है कि किसानों का जो ऋण है किसानों पर, उसको हम लोग माफ़ करेंगे। यही प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 2019 का चुनाव जीतने के बाद दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा के पटल पर या राज्यसभा में, उन्होंने घोषणा किया था कि हम किसानों के आमदनी को दुगना करके दिखाएंगे। आमदनी तो दुगना नहीं हुआ, लागत खर्च जरूर तिगुना और चौगुना हो गया। आज किसानों की माली हालत बद से बदतर है, खास करके बिहार में। ऐसे तो 70% के आसपास लोग कृषि के आजीविका पर निर्भर हैं, लेकिन बिहार में आज भी 80 से 85% लोग इसी कृषि पर अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। तो वहाँ उनके लिए हम लोग स्कीम बना रहे हैं कि कैसे उनकी माली हालत ठीक की जाए, कैसे फिर से शुगर मिल जैसे पहले था वैसे उस तरह से स्थापित हो सके। तो इन योजनाओं पर लगातार कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि क्या आप लोगों ने मन बना लिया है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर चुके हैं आप लोग या करेंगे? और क्या एक दलित चेहरा को उप मुख्यमंत्री के रूप में आपका गठबंधन पेश करेगा, जो कि एक चुनावी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए? तो ये रणनीति यहाँ क्यों खुलासा हम लोग करेंगे? पत्रकार को तो ये पूछना सच पड़ेगा। है, जो व्यवहारिक पक्ष है जी, उसको सब लोग जानता और समझता है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा सीटों पर वो लड़ रही है, पहले से उनके जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, वो विपक्ष के नेता हैं वहाँ। अभी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है महागठबंधन का, उसको भी वो हेड कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वही होंगे। जिस तरह से यहाँ अगर चुनाव में हम लोग को सफलता मिलेगी, केंद्र सरकार बनाने की बात होगी, तो स्वाभाविक तौर पर राहुल गांधी जी या कांग्रेस का के खड़गे जी होंगे। तो उसमें वहाँ स्थितियाँ थोड़ी बदलेगी। ये तो सीधा अरिथमेटिक है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। डॉक्टर साहब, आपने राहुल गांधी जी का नाम लिया। कांग्रेस पार्टी भी बिहार को अपने मौलिक एजेंडा में रखी हुई है। हाल में कांग्रेस की कार्य समिति की वहाँ मीटिंग भी हुई, राहुल जी का वोटर यात्रा हुआ, काफ़ी मेहनत राहुल गांधी ने किया। मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी अपनी फीलिंग है, कि राहुल गांधी के तमाम मेहनत का जो फ़ायदा है वो आरजेडी ले जा रही है। इस सबको फायदा होगा। अगर हम लोगों का तो मकसद है भारतीय जनता पार्टी RSS की विचारधारा को हराना, उनको बाहर करना, जो जनता की मूलभूत समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकाल पा रही है। तो हम लोग उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उसमें RJD को फ़ायदा हो हमको खुशी है, वाम दलों को फ़ायदा हो हमको खुशी है, VIP पार्टी को फ़ायदा हो हमको खुशी है। डॉक्टर साहब, इस चुनाव में कांग्रेस अपनी यथास्थिति को सुधारते हुए आपको लग रहा है कि कांग्रेस से सीटें बढ़ेंगी? निश्चित रूप से दुगना से ज़्यादा सीटें हो जाएंगी।
तो आप आश्वस्त हैं कि आरजेडी और कांग्रेस की सरकार वहाँ आने वाले दिन में बनेगी? वाम दलों की भी और वीआईपी पार्टी की भी, सबका महागठबंधन की सरकार बनेगी। आप टीएनपी न्यूज़ से आपने बात किया, अपने विचार को रखा, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।